नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान इन दिनों काफी तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगाने के लिए जहां हर जतन कर रही है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया में दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में कांग्रेस के अकेले दम पर चुनाव लड़ने के अलका लांबा के बयान के बाद आम आदमी पार्टी की उम्मीदों को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से कह दिया गया है कि अगर कांग्रेस ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, तो फिर विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल होने का क्या फायदा। वहीं आपके इस बयान के बाद कांग्रेस के बड़े नेता डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। उधर शरद पवार भले ही बीजेपी के खिलाफ बयान दे रही हो, लेकिन शरद पवार की सीक्रेट मीटिंग विपक्षी एकता के लिए गूगली से कम नहीं है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी खुद को लगातार मजबूत कर रही है, ऐसे में विपक्ष जो बिखरा हुआ है वो कैसे बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा। इस रिपोर्ट में नजर डालिए। मिशन 2024 से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया में दरार। दिल्ली में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के बयान पर आपको लगा झटका। कांग्रेस दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ती है तो विपक्ष के गठबंधन का कोई मतलब नहीं। आप विपक्षी गठबंधन इंडिया के गुब्बारे की हवा निकलती दिखाई दे रही है। कल तक मजबूत विपक्षी एकता के जरिए बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा करने वाले दलों में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। दरअसल कांग्रेस नेता अलका लांबा की उस टिप्पणी के बाद विपक्षी एकता पर सवाल उठने लगे हैं, जिसमें उनकी ओर से कहा गया कि कांग्रेस दिल्ली की 7 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। अलका लांबा के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से भी जवाब दिया गया कि अगर कांग्रेस ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, तो फिर विपक्ष के गठबंधन का कोई मतलब नहीं। आपके इस बयान के बाद कांग्रेस के बड़े नेता डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। वहीं अब केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने प्रवक्ता के बयान पर सफाई दी है कि किसी भी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता किसी भी राज्य में सीट बंटवारे पर फैसला नहीं ले सकता। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और ऐसे मुद्दों पर सभी दलों की मौजूदगी में चर्चा की जाती है। ये कोई प्रवक्ता तय नहीं कर सकता। 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही है, दीपक जी उसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। मेरा मानना है किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता ये डिसाइड नहीं कर सकता कि किस राज्य में कितनी सीट शेयरिंग होगी। ये बड़ी गंभीर चर्चा के विषय हैं। जितने भी गठबंधन के दल होते हैं वो सामने बैठते हैं, अपनी कैलकुलेशंस लेके बैठते हैं, अपने क्राइटेरियाज लेके बैठते हैं, उस पर चर्चा होती है, तब ये बात तय होती है। ये बात प्रवक्ता हम जैसे लोग कोई ना तय कर सकते। दरार डालने वाली इस बयानबाजी के बाद भले ही अब सफाई दी जा रही हो, डैमेज को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा हो, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या अपने संभावित साथियों पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। उधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार भले ही बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हों, लेकिन सीक्रेट मीटिंग की खबरों के बाद विपक्षी गठबंधन में शामिल दल सख्ते में हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट को ये मेल मुलाकात रास नहीं आ रही है। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान की ओर से दावा किया गया कि अजीत पवार के जरिए बीजेपी ने शरद पवार को बड़ा ऑफर दिया है। हालांकि सुप्रिया सुले ने इस पर अपनी सफाई भी दी है। अभी कांग्रेस ने जो सवाल किया है उसका जवाब कांग्रेस ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। ना मुझे किसी ने ऑफर दिया है, ना किसी ने मुझसे बात की है, तो आई कांट कमेंट ऑन समथिंग व्हिच इज हाइपोथेटिकल। यानी कुल मिलाकर चुनाव से पहले जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। एक तरफ बीजेपी एक बार फिर 300 पार के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं विपक्षी एकता में आए दिन तकरार की खबरें सामने आ ही जाती हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अभी तो विपक्षी गठबंधन को सीट शेयरिंग की अग्नि परीक्षा को पार करना बाकी है। उससे पहले इस तरह की तनातनी विपक्षी एकता की राह में रोड़े अटका सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल बात इसी की होगी कि ये बिखरा हुआ विपक्ष कैसे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगा, क्योंकि विपक्षी गठबंधन इंडिया जितनी जोर शोर से बनाया, जितनी पार्टियां इसमें शामिल हुई, क्या उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा जाएगा? क्योंकि बिखराव तो अभी से ही दिखाई दे रहा है। जहां महाराष्ट्र की बात हो रही है तो वहीं पे बात अब राजधानी दिल्ली की भी करेंगे। अब इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मनोज पंडित जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर कुलदीप मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। रमेश श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, सर बहुत स्वागत है आपका। गणेश मूले पाटिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है एनसीपी के, आपका भी बहुत स्वागत है सर। संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है टीएमसी के, बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर के त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है जेडीयू के, सर आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर कुलदीप मलिक जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में जिस तरह से अलका लांबा ने बयान दिया, उसके बाद तो एक बार फिर से सियासत गर्मा गई। अब क्या कांग्रेस एकला चलो की नीति पर काम कर रही है क्या? देखिए मैडम, यहाँ पे दो बात है। पहली तो बात ये, जिस बयान की आप बात कर रहे, अलका लांबा जी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि भाई कांग्रेस आने वाले समय में दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ेगी। उन्होंने केवल इतना बयान दिया कि भाई एक बैठक हुई जिसमें दिल्ली जो लोकसभा की 7 सीट है उस पर चर्चा हुई और 7 सीटों पे अपनी तैयारी के लिए बोला गया। ये तो एक प्रोपोगंडा है, मीडिया का प्रोपोगंडा है। दूसरी बात ये, आज जो बहस होनी चाहिए मीडिया के ऊपर, परसों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से, लाल किले के प्राचीर से सर सबने सुना, क्या बोला, क्या होने दीजिएगा। पहले ये बताइए जी, बताइए अलका लांबा, आप कह रहे कि अलका लांबा ने ये नहीं बोला, 7 सीटों पे मेहनत क्यों करेगी कांग्रेस पार्टी? क्यों भाई, क्यों ना मेहनत करे? मैं कह रहा 7 में से हमें 3 सीट मिलेगी, 4 सीट मिलेगी अगर हम 7 पे मेहनत करेंगे। सोच के बैठे क्यों? 7 में से 2 ही या 3 ही सीट नहीं, मैं नहीं कह रहा 2 मिलेगी या 3 मिलेगी, मैं कह रहा 7 में से जितनी मिलेगी, जब मेहनत होगी। आपको इतना छोटा समझने लग नहीं, एक बात बताओ, कांग्रेस छोटा क्यों समझेगी भाई अपने आप को? कांग्रेस छोटा क्यों समझेगी? आप मुझे बताओ, अगर हम 7 सीट पे मेहनत करेंगे, मिलेगी का क्या मतलब निकालूं मैं? क्यों मिलेगी का मतलब है ये मिलेगी, 3 सीट मिलेगी, ये फ्यूचर की बात है। जिस तरीके से गठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा होगा, उसमें से जितनी सीट मिलेगी, अगर हम सभी सीटों पे मजबूती से अपनी तैयारी कर रहे तो उसमें को आपने ऊपर रख दिया। नहीं, आम आदमी पार्टी जितनी सीट देगी। एक बात बताओ, आप आम आदमी पार्टी को कमा करे क्या? मैं आपको बताऊं, अब जरा गंभीरता से मुझे बोलने दे। और मैडम सुनिएगा, बिल्कुल आप गंभीरता से, इस देश में आज जितने भी विधायक है, वो टोटल विधायक 4033 विधायक है। उनमें से जो सबसे ज्यादा विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, 1370। इसके बाद 771 विधायक जो है कांग्रेस के पास है दूसरे नंबर के। तीसरे नंबर पे तृणमूल कांग्रेस के 215 विधायक है। इसके बाद चौथे नंबर पे 161 विधायक वो आम आदमी पार्टी के हैं। यानी कि विधायकों की दृष्टि से आम आदमी पार्टी तो पीछे कर लिया, आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान में चौथे नंबर पे है। तो एक नहीं मैडम, जिस बात को आप कह रहे हैं ना बात पूरी होने तो मैं इस तरह से ले लूं कि एक स्टेप आपने पीछे कर लिया। कांग्रेस पार्टी जो अलका लांबा ने बोला था उससे आप पीछे आ रहे हैं, अब आप एक स्टेप पीछे हो गए। मैं तो कह रहा, अलका लांबा ने जो बोला था वो आप दिखाई नहीं रहे जनता को। क्यों नहीं दिखा रहे? आपके सामने बाइक के लिए मुझे कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिखा दो कि अलका लांबा ने बोला हो कि हम 7 की 7 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। सुनी क्या आप? नहीं, आपने क्या सुना? नहीं, मैंने ये सुना कि अलका लांबा ने ये बोला कि 7 की 7 लोकसभा सीट पे तैयारी, मजबूत तैयारी के लिए बोला गया। 7 महीने 7 लोकसभा सीट नहीं, तो इसका मतलब है कि हम 7 सीट पे लड़ेंगे? अरे ये तो आपका इंटरप्रिटेशन है मैडम। मतलब तो आप बताएंगे सर, हम थोड़ी मतलब बताएंगे। तो मतलब बताने के लिए हम है ना, आप हमारा मतलब भी नहीं मानते। आप मतलब बता नहीं पा रहे। नहीं, हम तो सब कुछ बताने को तैयार है जी। अभी आपको बीजेपी का प्रवक्ता बता देंगे कोई इनको रीजन क्या है। 130 साल पुरानी पार्टी आज 15 साल या 12 साल पुरानी पार्टी के साथ नतमस्तक हो गई और वो ये कहती है कि ठीक है भाई, जो देगी हम ले लेंगे। वही पार्टी जो कांग्रेस को, जिसने शीला दीक्षित को पानी पी पी के कोसा था, आज ये हालत हो गई कांग्रेस की कि उसके चरणों में गिरने को तैयार बैठी है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि इस बात से साबित होता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता का मोरल क्या बचा, कि कहीं ना कहीं मन से अंदर से टूट चुके हैं लोग। इनको यही नहीं पता कि हम करें क्या। और देखिए आप राजस्थान की बात, हैरानी की बात है कि जहां जहां पे कांग्रेस की सरकार थी वहीं वहीं पे आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन फिर भी चलिए गठबंधन किया है और बड़ी उम्मीदों के साथ किया है। रमेश श्रीवास्तव जी, सीधा रुख आपका कर लेते हैं। सर आप भी नहीं मतलब समझ पाए, चलिए मीडिया नहीं समझ पा रही, आम आदमी पार्टी को तो समझना चाहिए था ना अलका लांबा क्या बोल रहे हैं।
आप भी आ गए मीडिया के सामने और बोलने लगे कि देखिए कांग्रेस को अकेले ही लड़ना है, तो हम आखिर बैठक में क्यों जाए विपक्षी पार्टियों की। सर, आम आदमी पार्टी, आप लोग साथ में आ रहे हैं, एक दूसरे के मतलब को तो समझिए। परसों मैं इसी टॉपिक पे सीरीज में था, आपके साथी पोल्यूशन है उनकी डिबेट इसी टॉपिक पे हो रही थी, और मैंने एकदम स्पष्ट बताया था कि अलका के बयान को दिल्ली में एआईसीसी के जो प्रभारी हैं खंडन कर दिया, उसी शाम को खंडन कर दिया। तो खंडन हो गया तो फिर इसमें दिक्कत नहीं है। हम साथ थे, उनके ध्यान थोड़ा सा भ्रम पैदा हुआ था, और उससे ज्यादा भ्रम पैदा हुआ था मीडिया का एक वर्ग कुछ सेलेक्टेड बातों को उठाने लगा, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, रूढ़ हो गया है। बात नहीं है। नहीं, ठीक है, लेकिन अब सवाल तो इस बात को लेकर भी है ना कि देखिए विपक्षी एकता की जब हम बात कर रहे हैं, आप लोगों की तरफ से भी बयान आ रहा है, अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बयान आ रहा है, अब कह रहे हैं कि सफाई दी है। कांग्रेस पार्टी ने भी सफाई दी, क्यों देनी पड़ रही है सर, जब कुछ गलत ही नहीं बोला, कुछ आप कहते हैं हमारे तो, या फिर सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो आपके प्रवक्ता है उनको ही नहीं पता कि क्या बोलना है, कुछ भी बोल देते हैं क्या। देखिए मैडम, हाँ। मैं फिर कह रहा, जो बोला गया और जैसा आप दिखा रहे, हाँ। ये बिल्कुल गलत है। ये मीडिया का परसेप्शन है जो बना के दिखाया गया। मैं तो अच्छा। आपको कह रहा, अगर मीडिया के अंदर हिम्मत है, हाँ। और मीडिया वाकई में सिंसियर है, डिबेट कराए। हाँ। अभी परसों प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से, आप प्लीज कृपा करके मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा। करिए। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने वंशवाद की बात करी, भ्रष्टाचार की बात करी, तुष्टीकरण की बात करी। आप इन 3 मुद्दों के ऊपर डिबेट करके दिखाओ। अगर हिंदुस्तान के अंदर आज किसी भी मीडिया में ये हिम्मत है तो आप इन पे डिबेट करके दिखाइए। मैडम, पहली बार की है क्या प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार की बात या वंशवाद की बात या परिवारवाद की नहीं, बात? अरे वो तो पिछले 2 महीने से बात कर रहे हैं। वे तो 2 महीने से बात कर रहे हैं। आप क्यों नहीं डिबेट करते? आप क्यों नहीं डिबेट करते? हमारे डिबेट करने से क्या हो? अच्छा, एक बात बताइए। क्यों नहीं होगा डिबेट करने से? इस डिबेट करने से क्या हो रहा है मैडम? आप क्या बात कर रहे हैं? सुन लीजिए, मैं कह रही हूँ हमारे डिबेट, जहां आपको डिबेट करना चाहिए वहां से तो आप भाग जाते हैं, वहां पे तो आप दम नहीं दिखाते हैं। आप कह रहे टीवी चैनल पे बैठ के डिबेट कर लीजिए, जब बात करते हैं तो आप मीडिया पे ही ठीकरा फोड़ देते हैं। क्यों भाई? जहां डिबेट करनी चाहिए वहां से आप किस तरह से वॉकआउट करते हैं पूरे देश की जनता ने देखा है। अब उस पे मत आइए, क्योंकि अब मुद्दे से हम इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है संजय जी, सवाल इस बात को लेकर है, सब बड़े उम्मीदों के साथ विपक्षी एकता इंडिया की बात आप लोग कर रहे थे। यहाँ तो बिखराव की स्थिति है, महाराष्ट्र में भी हालात ऐसे ही है, राजधानी दिल्ली में भी आपने देख लिया। लगता है कि पश्चिम बंगाल में इस विपक्षी एकता की आप जो बात कर रहे हैं वो पूरे दबदबे के साथ आगे बढ़ाएंगे? देखिए, विपक्षी एकता में इतना दम है कि हमारा स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है ना, हमारे स्टार प्रचारक मोदी जी है, क्योंकि हम लोग इतना भी दम लगाते, करोड़ों रुपए खर्चा करते, मीडिया हम लोग उतना ना आ पाते जितना नरेंद्र मोदी हम लोग के बारे में बोलते हैं, और हम लोग टीवी पे आ जाते हैं। और लोगों तो घर घर तक हम लोग की बात, इंडिया शब्द अगर हम लोग चाहते तो बहुत कोशिश कर भी लेते तो भी हम ना पहुंच पाते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के थ्रू हम मीडिया में आते हैं, मीडिया के थ्रू हम लोग यहाँ पे डिबेट करते हैं, डिबेट पे तो हम घर घर पहुंच जाते हैं। तो ये ताकत है विपक्षी एकता का और नई इंडिया का, जिसने नरेंद्र मोदी जी को हमारे स्टार प्रचारक बनाकर छोड़ा हुआ है। बस इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। आज अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, वे भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, ये तो सारे तीनों अपने ऊपर ही चला रहे थे। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो तुष्टीकरण हो, चाहे परिवारवाद हो, तो सारे तीनों खुद ही अपने ऊपर चला रहे थे। आप सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया चाहे कितना भी बरगलाने की कोशिश करे, सब कुछ सामने आ जाता है, सब कुछ। ये तो मीडिया बरकरार रही है क्या सर? शरद पवार की मीटिंग अजीत पवार के साथ हुई, मीडिया बरकरार रही है क्या? नहीं हुई क्या मीटिंग? नहीं, देखिए ऐसे चाचा बच्चे गणेश बोले जी मीटिंग नहीं हुई क्या सर? बताइए ना, हम कहते हैं क्या? आते कि नहीं आते? ठीक है गणेश जी, गणेश जी, ये विपक्षी एकता में बिखराव इसे और नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस ये कहा जा सकता है पावर का इस्तेमाल कर रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है क्या? क्योंकि वहां पे भी, महाराष्ट्र में भी कहा कि इस तरह की मीटिंग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके क्या मायने निकाले? देखिए, यूनाइटेड
वी स्टैंड, ये हमारा स्लोगन ही है। और कांग्रेस इंडिया की भूमिका में अहम भूमिका अदा कर रही है, वो तो हमने स्वीकार किया है। और मैं आप सबसे जो राजनीति में है वो सबसे मैं विनती करूंगा कि हर चीज में राजनीति ना देखें। हाँ। कौन किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, ये बात अलग है। और आदरणीय पवार साहब जी ने जो अपनी भूमिका स्पष्ट की है वो आपके सामने है, उसके ऊपर आपको भरोसा रखना है। और कांग्रेस पावर पॉलिटिक्स नहीं कर रही। कांग्रेस को मालूम है कि हम उनके साथ है, वो हमारे साथ है, और जो इंडिया में जो हमारे दल है वो हम एकजुट है। और ये किधर न किधर ये बौखला गए हैं बीजेपी वाले। हम इंडिया को एक बना रहे हैं, उन्होंने इंडिया के शब्द में डॉट डॉट डाले, आई डॉट एन डॉट ये डाले। इनका एक ही मकसद है कि हमको बिखराना है, लेकिन ये मकसद में कभी कामयाब नहीं होने वाले। हम अकेले, हम साथ है, और आने वाले 2024 के इलेक्शन में हम इंडिया एक साथ ही लड़ने वाले, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है मनोज जी, बौखला गई है कि भारतीय जनता पार्टी? इन 26 दलों में से 19 दल ऐसे हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, एनआईए, मतलब इतने मुकदमे दर्ज हैं, चीजें हैं, जांच में हैं 19 दल। आप ये देखिए, ये कि देश बचाने की बात करते हैं कि देश बचाएंगे हम, ये अपनी कुर्सी, अपना घर बचा लें, उसी में इनकी जुगत लगी है कि हम अगर सत्ता में आ जाएं, अगर हम पावर में आ जाएं, तो कम से कम जांचें बंद हो जाए हमारी, हमारा परिवार सेफ हो जाए, हम सुरक्षित हो जाएं। तो मेरा मानना ये है कि देश बचाना नहीं चाहते ये लोग। इनका उद्देश्य देश बचाना है ही नहीं, इनका उद्देश्य अपने आप को, अपने परिवार को बचाना है। आप ये देखिए कि अधिकतर पार्टी कांग्रेस में से निकली है ना। आज कांग्रेस का मॉरल कहां पहुंच गया कि जुम्मा 10 दिन पुरानी पार्टी के साथ आज वो कहते हैं दिल्ली में छोड़ो, साथ नहीं मिलते, 2 महीने चुनाव लड़ लेंगे। तो इस बात से साबित होता है कि इनका मनोस्थिति क्या है इनकी। कांग्रेस के हालात आप राजस्थान में देखिए कि पूरे 5 साल गुजर गए, गहलोत का, सचिन पायलट का झगड़ा नहीं खत्म कर पाए ये लोग। तो चलिए, आपके लिए तो फायदे की बात है ना। नहीं, हम तो आप देखिए नेहा जी कि सारा हिंदुस्तान इकट्ठा होके, सारे विरोधी दल इकट्ठा होके सिर्फ एक आदमी के पीछे लगे हैं, मोदी। क्यों भाई? क्या आपको विकास समझ में नहीं आता? क्या आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखता? या आप उन चीजों में बात नहीं करना चाहते? आप चाहते हो बस कैसे भी ये व्यक्ति हटे यहाँ से और हम सत्ता में काबिज। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि जो मीटिंग हुई उसमें शरद पवार को भारतीय जनता पार्टी ने ही भेजा और ये कहा कि जाइए, लालच दीजिए या शरद पवार को अपने खेमे में करिए। नहीं, आप देखिए, ये तो सब अभी अब पता नहीं इन बातों मंत्री पद का ऑफर दिया गया, कृषि मंत्री बना देंगे, क्या नहीं, इस बात पे तो मैं नहीं जा सकता। नहीं, पहले अजीत पवार के साथ भी तो ऐसे ही कहा जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं, हम तो अजीत पवार के साथ कोई मीटिंग ही नहीं कर रहे। लेकिन हुआ क्या? देखिए नेहा जी, रात के अंधेरे में पहले शपथ ले ली थी, उसके नेहा बाद जी, लाके ही माने आप लोग। देखो, शरद पवार जी भी महाराष्ट्र के चाणक्य हैं, उनका अनुभव इतना बड़ा है कि वो क्या चीजें उन्होंने प्लान की, कैसे चलाया, वो वही जाने। आज शरद पवार जी की पार्टी टूटने के कगार पे आ गई, पूरा खेला करके आप कहते हैं कि वही जाने। अब हम ऐसे कैसे हो पाएगा, बताइए ना। नहीं, अब देखिए नेहा जी, इसमें तो जानते तो सब है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अब नेहा जी, मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ? मैं तो सिर्फ यही बात बता सकता हूँ कि जो अभी चुनाव की बात हो रही है, 4 राज्यों में चुनाव है, और उन चुनाव के मद्देनजर ये है कि मेरा मानना ये कि पार्टी को गंभीरता से चुनाव लड़ना चाहिए, और जो जनादेश आएगा उस जनादेश का सम्मान करना चाहिए, उसके हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। अब स्थिति ये है कि लोग बरगलाने में जाने वाले नहीं है। आज लोग समझते हैं, एक छोटा बच्चा भी समझता है कि मेरा भविष्य सुरक्षित कहाँ है। आज देश का नौजवान समझता है इस बात को कि मैं भारतीय जनता पार्टी की छत्र छाया में ही मेरा भविष्य है, और वहीं देश तरक्की भी करने वाला है। आज हम 5वें नंबर की इकोनॉमी है। अब हम, आप मोदी जी ने बोला, प्रधानमंत्री ने बोला लाल किले की प्राचीर से, क्या बोला? कि मैं 3 साल अगले, भाई आप मुझे क्या बोला कि 5वें नंबर की इकोनॉमी है, क्या बनाएंगे? 5वें नंबर के हैं, 3रे नंबर के पे आ जाएंगे हम लोग। भाई आज हम 5वें नंबर के पे हैं, और अगला 5 साल आप मुझे दे दो, खुद मैं 3रे नंबर पे ले आऊंगा उसको। तो ये सब चीजें हैं, एक एक चीज का मतलब है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है एक संवैधानिक पद पे बैठ के कोई ऐसा बयान देगा जिसका कोई सिस्टम ना हो। चलिए, अच्छा, ये तो आप मानेंगे ना। देखिए, एड़ी चोटी का जोर आप लोगों को लगाना पड़ रहा है विपक्षी एकता से निपटने के लिए। नहीं हाँ जी, लगाना भी चाहिए। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की एक
आप दिल्ली में चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट हो, सारे घोड़े खोल सारे लेते हैं। नहीं, घोड़े नहीं। आपकी गिनती, आपकी ताकत का एहसास कैसे होगा जब आपके पास संख्या बल होगा। अगर आपके पास संख्या बल नहीं होगा तो आपका कोई मतलब नहीं निकलता उस बात से। तो हमारी पार्टी में तो चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, हर एक व्यक्ति रोड पे चल के पर्चा बांटने का काम करता है। और ठीक है, किया उन्होंने। मुल्ले साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मुल्ले साहब अपनी बात भी रखिए और ये भी बताइए कि जिस बात का जिक्र अभी मैं कर रही थी कि ऑफर दिया गया वो भी भारी भरकम, इस बात पे कितनी सच्चाई है? क्योंकि ये खबर तो बाहर आ रही है। देखिए, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई ने जब मैंने कहा कि हमारी एकता है तो वो खुद ही इतने बौखला गए और हमारे परिवार के ऊपर आए, हमारे ईडी के ऊपर आए। अरे भैया, हमारे घर में क्या चल रहा है उसके बारे में आप मत सोचिए। हम एक हो रहे हैं, उसके बारे में आपके घर में क्या हो रहा है वो देखिए। और ये जो 2 घंटे का सम्माननीय प्रधानमंत्री ने जो लाल किले पे भाषण दिया है उसका जरा जायजा लीजिए, लोगों में क्या असर हो गया। लोगों ने कहा है कि एक बार ये वो इतनी फेंका है कि अभी ये वापस कह रहे कि हम मुझे वापस ला दो। इसके लिए आपको लाने का है। 10 साल तो दिए, 10 लाख में क्या किया, 10 साल में क्या किया उसका तो जवाब दो, उसका तो ब्यौरा दो। 3 महीने से मणिपुर में नहीं गए, मणिपुर के बारे में कुछ नहीं कहा और आए संसद में 2 घंटे हमारा वेस्ट किया और 2 घंटे में क्या बात किया कि नेहरू ने ये किया, फलाना किया। विकास क्या कांग्रेस ने नहीं किया? 1947 से 2014 तक क्या विकास नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है। कितना विकास हुआ नहीं है? हुआ, उसका अगर हुआ। अगर आप नहीं विकास की कितना बात कर रहे विकास हो, हुआ आप है, विकास की जनता अगर विकास- इस विकास से संतुष्ट होती तो शायद कांग्रेस को संतुष्ट- सत्ता से ना हटाती। अगर आपके अरे काम लेकिन आपके काम भाई साहब, करने के तरीके भाई से साहब, लोग संतुष्ट होते भाई साहब, तो आपको उस सत्ता से विकास ना की- हटाते। उस विकास में आज आप उस देखिए, विकास में आपने कितने बखेड़े तंत्र किए, धार्मिक उच्छाद मांगा, सब कुछ आपने किया। उसको सवाल के हमको वो ये होने लगा। आज क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, आज क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है। के त्रिपाठी जी, इसे बिखराव नहीं तो और क्या कहेंगे? विपक्षी एकता वाकई एकता है क्या? बिल्कुल ये बिखराव नहीं है। वाकई एकता है। आज बोले सवाल भारतीय पार्टी परेशान घूम रही है। उसके पीछे यही है कि इंडिया का गठबंधन बहुत तेजी से बढ़ रहा और बहुत मजबूत हो रहा है। इंडिया के गठबंधन में बनाने का सूत्रधार काम जो किया है माननीय नीतीश कुमार ने, और पटना की बैठक के बाद दूसरी बैठक जो बेंगलुरु में हुई उससे भाजपा की हालत इतनी खराब हो गई। मुझे आपको देख करके अभी मैं न्यूज देख ही रहा था कि मध्य प्रदेश में कैंडिडेट की घोषणा की जा रही है। इतनी परेशानी इसीलिए हो गई है क्योंकि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, देश का जो नौजवान है वो रोजगार की में पाना चाहता है। 2 करोड़ का वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, लेकिन 2 करोड़ की जगह 10 लाख भी रोजगार देश को नहीं मिला है, देश की जनता को नहीं मिला। मनोज जी तो कह रहे हैं इतना विकास हो रहा है कि आप लोग इतना बौखला गए हैं कि सभी को इकट्ठे आना पड़ा। आप कहते हैं नरेंद्र मोदी काम नहीं कर रहे हैं। ये जो गठबंधन बनाया है, फिर इसका क्या मतलब था? ये क्यों बनाया गया इसे? अब आप तो पुरानी एंकर एंकर हैं और इस देश में जब भी इस तरीके की कोई तानाशाही की तरफ जब बढ़ता है तो अन्य पार्टियां एक साथ हो जाती हैं। मेरे मित्र, मक्खन लगाने से काम नहीं चलेगा। मक्खन लगाने से काम नहीं चलेगा। आप समझ लीजिए। मतलब आप ये बताइए कि आपके गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा? आप ये बता दीजिए, छोड़ दीजिए, आप बताइए कि इसका आप प्रधानमंत्री कैंडिडेट किसको बनाएंगे? इंदिरा गांधी का शासन था तब गैर कांग्रेसवाद का नारा लगा था। आज भी गैर भाजपा का नारा लग रहा है भाई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है कि जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, उसके संयोजक नीतीश कुमार बनेंगे क्या? भाई देखिए, ये तो फैसला करना है इंडिया के लोगों को। हमारे नेता का कहीं कोई मतलब नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट घोषित किए जाएं। एकजुटता तो वही दिखा रहे थे, मुलाकात तो वही कर रहे थे। लग रहा है कि वो लाइन में पीछे खड़े हो गए। नेहा जी, आप बताइए। आज दिल्ली में जो है वो उस प्रयास पे लगे हुए हैं कि सभी चीजों को भूल करके सभी विपक्षी दल एक प्लेटफॉर्म पे आए और आगामी लोकसभा चुनाव में 1-to-1 फाइट की हम इनको शिकस्त दें, तभी हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने में कामयाब होंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। तभी संभव है जब भाजपा के खिलाफ सभी विपक्षी दल एक होंगे। ठीक है, ठीक है। जो 37% का वोट है, नहीं, चलिए सर जी, समझने की कोशिश करेंगे इस विपक्षी एकता में कितना दम है। और अगर आप ये कहते हैं कि देखिए देश में विकास नहीं हुआ या देश विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ रहा है,
तो लगातार देखिए, प्रधानमंत्री क्यों जीत रहे हैं, इसको भी समझने की देखिए, कोशिश करेंगे देश का कि देश आखिर का आप विकास, लोगों को इकट्ठे आम आने की जनता, नौबत क्यों आई, आपको समझेंगे सर। एक देखिए, छोटा सा ब्रेक मुझे देखिए, लेना पड़ा। और दरअसल बात आज विपक्षी एकता के गठबंधन इंडिया की कर रहे हैं, और आज दरअसल हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या वाकई एकजुटता है या फिर फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, या अपनी ढपली अपना राग वाली कहावत पर आगे बढ़ते हुए तमाम विपक्षी दल दिखाई दे रहे हैं। इस विषय पर तफसील से चर्चा कर रहे हैं, खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब सीधे रुख कर लेते हैं रमेश जी का। रमेश जी देखिए, इतना तो आप मानेंगे ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश में जो पार्टी है एनडीए की जो सरकार है उसमें इतना तो दम है कि अकेले अकेले न कांग्रेस चुनाव लड़ पा रही है न तमाम और पार्टियां चुनाव लड़ पा रही है। इतनी दिक्कतें कहां हो गई, इतनी समस्या कहां हो गई कि एकजुटता दिखानी पड़ रही है, या 26 दलों को साथ में आना पड़ रहा है? मुझे आपने कहा कि आप इतना तो मानेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए आप सबको इकट्ठा होना पड़ा। तो मेरा निवेदन ये है कि मैडम आप इतना तो मानेंगी, आप इतना तो मानेंगी कि कभी एनडीए बना था और वो भी दलों का गठबंधन ही था, 28 पार्टियां थी उसमें, और आज जब इंडिया का अलायंस बना है तो 38 दलों का गठबंधन ऐसा बना लिया कि जिनमें से कुछ दल ऐसे जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, एक आध तो ऐसे जिन्होंने कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। तो ये जिसको आप कह सकते हैं दो संयुक्त मोर्चों का मुकाबला है। इसमें कोई अकेला व्यक्ति ये नहीं है कि बहुत बड़ा सूरमा है। कहते थे ना, शेर अकेला चढ़ता है। अब आप देखें, बीजेपी पूछ रही दूल्हा कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? लोगों के साथ करता। रमेश जी, घोड़े पे किसको बैठाओगे? प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये प्रश्न है। देखिए, जो बॉम्बे में मीटिंग होने वाली है वहां पर सीटों का बंटवारा हो। ये कैसे, इसका मापदंड क्या होगा सर, थोड़ा सा समझा दीजिए। इसका मापदंड क्या होगा, इसका पैमाना क्या होगा, कैसे सीटों का बंटवारा होगा, क्योंकि ये भी एक बड़ा पेच फंसेगा। हाँ, मैं उस कमेटी का सदस्य नहीं हूँ और वो रिपोर्ट आएगी, मीडिया के सामने आएगी, और आपके तो सोर्सेज होते हैं, आप तो उनसे भी पता लगा सकते हैं। तो आ जाएगी रिपोर्ट और आप सबको पता चल जाएगा। अच्छा, दिल्ली पे आ जाते हैं, दिल्ली पे बताइए सर। दिल्ली पे अभी कुलदीप जी कह रहे थे 2 सीट मिलेगी या 3 सीट मिलेगी। अब मिलने वाली कंडीशन में कांग्रेस आ गई है, बैकफुट पर भी आ गई है। जैसा कि आपने कहा कि देखिए, अलका लांबा ने ये नहीं बोला और उसके बाद भी आप लोगों का बयान आया, थोड़ा सा बयान समझने में देरी लग गई। लेकिन ऐसे में क्या लगता है, कितनी उम्मीदें हैं, कितनी सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, अब तो ये प्रश्न ही नहीं रहा कि कितनी सीटों पर आप लड़े। प्रश्न ये होना चाहिए कि अब कितनी सीटों पर इंडिया का अलायंस लड़ेगा। अब आप दलों में मत बांटिए, मैं नहीं फंसने वाला इसमें। इंडिया का अलायंस लड़ेगा और इंडिया का अलायंस 5 और 2 7 सीटों पर लड़ेगा। ठीक है? नहीं तो एक सवाल ये है रमेश जी कि 5 और 2 7 सीटों पर लड़ेगा, कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी? कांग्रेस को क्या देने वाले हैं आप? 130 साल पुरानी पार्टी है, कुछ बड़े भाई का सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, ऐसा है, जब हमारी सभा हुई थी बेंगलुरु में भी, पटना में भी, तो आपने अगर एक बार नोटिस की हो कि मीटिंग के हाल में जितने भी लोग बैठे थे सबकी कुर्सियों के पीछे वाले हिस्से की लंबाई बराबर थी। तो हम सब भाइयों की तरह बैठे हुए थे। ठीक है? तो यहाँ छोटे बड़े वाली बात नहीं है। तो अच्छा, एक बात बताइए रमेश जी, मैं बाकी गेस्ट का रुख करूं उससे पहले एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। उन्हीं भाइयों के साथ चुनाव लड़कर जीतकर सल्तनत आपने हासिल की, सत्ता आपने हासिल की, और भूल गए क्या वो तमाम चीजें जो केजरीवाल ने कही थी कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं गठबंधन नहीं करूंगा। गठबंधन करने के लिए सर इससे पहले आपने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। गठबंधन करने के लिए आपने क्या नहीं किया, वो तमाम चीजें जनता भुला सकती है क्या, कि जिनके खिलाफ चुनाव आपने जीता, जिनके खिलाफ आप उनके साथ आज उनके साथ ही चुनाव लड़ेंगे आप? तो आज आप भाई भाई हो गए, इससे पहले आप कट्टर दुश्मन थे। ये कैसे सर? अब
अब मैं इस देश का राजनीतिक इतिहास बताने चलूं हाँ। कि किसने कब किसके साथ लड़ा, कहीं नहीं लड़ा, बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत परिपक्व हो गए सर फिर तो अरविंद मैडम, केजरीवाल भी मैडम, राजनीति में। मैडम बस 2 लाइन में अपनी बात। हम्म हम सब जब पैदा होते हैं तो ये जो आपने बच्चों की कसम वाली बात की है, इसके पहले एक कसम खाते हैं प्राइमरी स्कूल से कि चाहे कुछ भी हो जाए भारत माता के सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे। आज मैडम हालत वो है कि संविधान बदला जा रहा है, संवैधानिक प्रक्रियाएं तहस नहस की जा रही हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं तहस नहस की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की टिप्पणी करनी पड़ रही है मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री को बयान देने के लिए कि कुछ नहीं कोई कर रहा है। तो आज देश की इज्जत, देश की महिलाओं की इज्जत, देश की आन बान शान और संवैधानिक व्यवस्था ये दांव पर लगी है। तो जो छोटे मोटे मतभेद हैं उसको इससे पहले सर ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला गया हो? इससे पहले ऐसा नहीं हुआ क्या, बता दीजिए आप। या इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली में किसी और पार्टी की सरकार हो और केंद्र में किसी और की, और तब भी अच्छे से चल रही हो? नहीं हुआ क्या? हुआ है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। इसके पहले क्या नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला गया? इसके पहले ऐसा हुआ। मैं जानता हूं आप किस केस की तरफ इशारा कर रही हैं, हालांकि मैं उससे जाऊंगा नहीं। लेकिन मैडम, कभी देश के संघीय ढांचे पर प्रहार करने वाला संवैधानिक बदलाव नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसलिए आप देखें, और संसद में जिन पार्टियों ने, जिन 2 बड़ी विपक्षी पार्टियों ने उनको समर्थन दिया है, उनके सांसदों का बयान 2 दिन बाद देखा आपने? उन्होंने अपने नेतृत्व पे सवालिया निशान लगा दिया है। तो बड़ी खलबलाहट है सबके अंदर कि ये नरेंद्र मोदी जी अपने आप की छवि को लार्जर देन लाइफ इमेज जो क्रिएट करना कहते हैं वो करते चले जा रहे हैं, और कहीं कल को संवैधानिक व्यवस्थाओं को एकदम तहस नहस कर दिया जाए। ठीक है। और देखिए ये तहस नहस संविधान के नाम पे किया जा रहा है, ये गलत। संवैधानिक व्यवस्थाओं को तहस नहस करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला देते हैं, उसको बदल देते हैं, यही वजह है। ये और तमाम वजह को अलग कर दीजिए, कह रहे हैं लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। इस वजह से तमाम विपक्षी पार्टियों को एक मंच पे एक साथ आना पड़ रहा है। पहले भारत माता को बचाने की नौबत अब आ गई है। आप नेहा जी, आप ये बताइए कि ये देश संविधान से चलेगा या बेकार की फिजूल की बातों से संविधान को आप बताइए। संविधान से ही चलेगा सर। अगर ये तो आपको भी समझना होगा ना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अगर कहीं पलटा जा सकता है तो वो लोकसभा है, राज्यसभा है, और वहां उनका भी एक अधिकार है, उनका भी अधिकार क्षेत्र है। अगर हम बहुमत में ना होते तो हम ना कर पाते। भाई ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, चीजें लानी पड़ी, तो उसका कारण है क्यों लानी पड़ी। क्योंकि जो कि अभी आप देखिए कि दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है, आम आदमी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि आप दिल्ली की जनता को गटर का पानी पिला रहे हैं, जिसकी वजह से लोग इतने परेशान हैं। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को बोला जाता है कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों सही पानी नहीं पिला रहे आप? वो कहते फंड नहीं है हमारे पास। फंड कौन देगा? फंड दे नहीं रहे। तो जो वादा आप जनता के साथ करके आए थे, जो चीजें करके आए थे, आज आप ही के विधायक, हम नहीं कह रहे हैं ये बात, आप ही के विधायकों ने, एक ने नहीं 2 विधायकों ने, भाई एक का नाम लेंगे तो आप क्या गया उस पे आइए ना। नहीं, एक का नाम लेंगे तो आप बीजेपी ने खरीद लिया इसको, दूसरे की बात करेंगे तो आप 2 विधायकों ने कहा नहीं, इस फैसले को क्यों पलटा गया? ऐसे क्या नौबत आ गई थी? ऐसे क्या जरूरत पड़ रही थी? आप ये देखिए कि जब अधिकारी रिपोर्ट, देखो ये पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है वहां पर, और आपने सही सवाल किया था कि क्या शीला दीक्षित ने सरकार चलाई थी, या और जब और भाई केंद्र में सरकार दूसरी थी और राज्य में सरकार दूसरी थी, तो क्या वो लोग भी धरने पे बैठते थे जाके रोज कि हम लोग, हमारा काम नहीं हो रहा है, चीजें नहीं हो रही है? बड़े स्मूथली सरकार चला रहे थे, बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। केजरीवाल जी के पेट में दर्द हो जाता है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप देखिए पंजाब में इनके पास पूर्ण सरकार है, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, क्या काम कर रही है? फैसले को क्यों पलटा गया उसका जवाब नहीं देंगे? नहीं, फैसले को पलटा इसलिए गया कि जो अधिकारी है, अधिकारियों की रिपोर्टिंग जो है, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार कोर्ट कहता है कि चुनी हुई सरकार के पास है, जो जनता ने सरकार चुनी है उसके पास अधिकार है। लेकिन आपको ये सही नहीं लगता? आप देखिए, बात ऐसा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग पहले खुद करते थे, उसकी फाइल जाती थी एलजी के पास,
लास्ट सहमति के सर लिए। क्या प्रोसीजर रहता है ये हमें ठीक पता है, है। अब क्या है, अब ये कर ही नहीं सकते, वो एलजी साहब ही डिसाइड करेंगे तो कि ये तो आपने किसको कर करना दिया है ना, किसको नहीं ये करना। तो आपने कर दिया ना। हाँ तो वो तो ठीक है, तो भाई अधिकारी के ऊपर जो प्रेशर था मतलब इनका, आप किसी और के हाथ में जाने जो नहीं देना दबाव चाहते, डाल के काम कराते किसी और थे। के हाथ में आप जाने ही नहीं देना चाहते, यही है ना। नहीं तो एलजी तो वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इंडिपेंडेंट काम करते हैं एलजी को, ऐसा तो है नहीं कि रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है के उनको। ऊपर भी कैसे कैसे इल्जाम आम आदमी पार्टी लगा रही है, धरने पे बैठ जाती है, ये तो आपको भी पता होगा ना। नहीं धरने पे बैठ, ठीक है भाई। मैडम एक लाइन मैं बोल सकता हूँ? जल्दी से रमेश जी, एक लाइन जल्दी से। देखिए, मनोज भाई से और आपसे दोनों से एक सवाल है। मैडम आप जहाँ बैठी वो स्टूडियो है, उसके सामने एक कैमरामैन होगा, एक दो असिस्टेंट खड़े होंगे। आप उन असिस्टेंट कैमरामैन से कोई आदेश दीजिए। हाँ मैं आपके स्टूडियो में आ चुका हूँ, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके स्टूडियो में आने का। जी बताइए। तो वहां पर जो कैमरामैन या कोई और आपके असिस्टेंट है, उन्हें आप कोई ऑर्डर दीजिए कि ये काम कर दो, और वो आपसे कहें साहब हम बड़े साहब से पूछ के आएंगे तब ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपका शो तो मैडम चल चुका फिर। नहीं रमेश जी मैं जवाब दे दूं आपको, रमेश जी नहीं चल सकता, रमेश जी मैं जवाब दूं आपको, अगर नेहाज की ट्यूनिंग सही नहीं होगी तो नहीं करेगा वो काम। सामने खड़ी की है भाई आप ये देखिए कि जो आपने दिल्ली में शराब नीति बनाई, जिसको आपने बाद में वापस ले लिया, जिसके लिए आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में हैं, जिसकी जांच हो रही है और चीजें चल रही है। आपने अगर कृषि बिल वापस लिया, आपने भी कृषि बिल वापस लिया था। नहीं कृषि बिल वापस लिया तो हमने बोला जनता को कि हमने अपनी गलती मानी कि हम जनता को समझा नहीं पाए, इसलिए हमने वापस ले लिया। पर लेकिन आपने शराब नीति वापस क्यों ली, आपने बताया क्या? आप उसी नीति को पंजाब में ले आए, क्यों ले आए आपने बताया क्या? आप मुझे बताइए। आपके 2-2, 3-3 मिनिस्टर जेल में हैं, आपने बताया क्या? आज जांच हो रही है ना। तो मेरा मानना यह है कि जब आप सत्ता में नहीं थे तब कहते थे कि हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, और जब आप सत्ता में आ गए तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आप ही के ऊपर लग रहे हैं। जो केजरीवाल जी 52 लाख रुपए के पर्दे जिन्होंने लगा रखे हैं, 8-8 लाख रुपए के जिन्होंने पर्दे लगा रखे हैं, कपबोर्ड भी लगाया रिमोट वाला, तो वो केजरीवाल जी जनता देख रही है कि होना क्या है उसमें। ठीक है रमेश जी, बस 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मेरे तमाम और गेस्ट करूंगा। हम यही है। मुझे जरा विजय माल्या की ताजा फोटोग्राफ, नीरव मोदी की ताजा फोटोग्राफ, कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं रमेश जी, कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं आप? अरविंद केजरीवाल क्या बोल के सत्ता में आए थे, उस बात को भूलना नहीं चाहिए। विजय माल्या, ललित मोदी, उनसे कंपैरिजन मत करिए आप उनका कद घटा रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे, हम भाजपा सरकार के कमिटमेंट को बात कर रहे हैं कि ये भी कह के आए थे कि मैं देश नहीं लूटने दूंगा। कहते तो बहुत कुछ है। संदीप दीक्षित का ही बयान याद आ रहा है, कहते हैं बीजेपी की दुम है आम आदमी पार्टी। क्या हो गया आप कुलदीप जी? दुम के साथ ही आने के लिए तैयार हैं आप लोग, अब पूरी तरह से गठबंधन की एकता और मैडम पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये सोच रहा था कि भाई मैं तो डिबेट से आपने बाहर ही कर दिया। नहीं बिल्कुल बाहर नहीं है आप। नहीं मैं पहले ही बता दूं, रहती है क्योंकि हम डिबेट से भी भटक गए। हम यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे थे और एनडीए की बात कर रहे थे, और मैं आपको एक गंभीर आंकड़े के साथ इस बात को बता दूं कि जो एनडीए आपका है, एनडीए के अंदर ये 38 पार्टी इकट्ठी हो रही, जो इंडिया है वहां पे 26 पार्टी इकट्ठी हो रही। अगर मैं 2019 के लोकसभा चुनाव के डाटा की बात करूं और इसमें ये देखूं कि भाई एनडीए को कितनी वोट मिली थी, एनडीए को कितनी वोट मिली थी, एनडीए को वोट मिली थी मात्र 24 करोड़। और अगर मैं यहाँ पे इंडिया की बात करूं, इंडिया को वोट मिली थी 25 करोड़ 20 लाख। यानी कि अगर उस चुनाव को देखें, इंडिया को जो वोट है वो 1 करोड़ 20 लाख ज्यादा मिली थी। और यही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट का नतीजा है। और वो तो समय वो था कि जब सारे एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे थे, आज ये सारे इकट्ठे होकर लड़ रहे, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जो है बौखला उठी। रही बात अभी मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भाई ये बोल रहे थे कि भाई मोदी जी ने लाल किले से क्या कहा। अरे मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को ये बता दूं कि मोदी जी क्या कहते थे। इस देश का एक एक जन सुनता था, उस पर अमल करता था, लेकिन वो 2014 की बात थी। लेकिन 2014 में मोदी जी ने जो जो कहा, जो जो प्रोमिस किया, एक एक करके कृपा करके मुझे समय दे। आप थे, मोदी जी थे जिन्होंने कहा कि इस देश में मैं 100 दिन में जो है काला धन वापस ले आऊंगा। आपने कहा इस देश से हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। आपने कहा
इस देश में हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपने कहा हम गंगा को निर्मल एवं पवित्र कर देंगे। अरे आपने कितने बड़े बड़े वादे किए थे, क्या कोई वादा पूर्ण हुआ? और मैं अभी भी चैलेंज दे रहा कि अब जनता देख रही, मोदी नहीं, मुझे बता दो भ्रष्टाचार खत्म हो गया? 2019 में क्यों आ गए? हाँ, बस ये भी एक मेन मुद्दा है, 2019 में क्यों आगे। हाँ। मेरी बात पूरी होने दो। भारतीय जनता पार्टी के पास केवल और केवल एक ही मुद्दा है, वो है इस देश के लोगों को लड़वाओ, इन्हें जाति धर्म में लड़वाओ, है ना, धर्म में लड़वा के फिर इन्हें जातियों में लड़वाओ। यही नीति अंग्रेजों की थी और यही नीति इनकी है। 2014 में इन्होंने कहीं ना कहीं दंगे करवाए देश में, एक एक करके सारी पोल पट्टी खोल दूंगा, कृपा करके ध्यान से सुने सारे के सारे। जनता को इन्होंने बेवकूफ बनाया, फिर कहीं ना कहीं 2019 में भी इन्होंने जनता को बेवकूफ बनाया। लेकिन अब 2024 में ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर कुलदीप मलिक भी उनमें से एक था जो इनके बहकावे में आ रहा था और इनकी बात कर रहा था। और आज डॉक्टर कुलदीप मलिक इन्हीं की छत्ती के ऊपर बैठ के स्टूडियो में इनके सामने बोल रहा। अरे मुझे बताओ, 1 मिनट मैडम, बात कंप्लीट होने दीजिएगा। आप ही बात कंप्लीट कर रहे हो। नहीं तो सुननी पड़ेगी आपको, सुननी पड़ेगी आपको। इस देश नेहा जी 1 मिनट, इस देश की राजनीति में इन्होंने मुद्दों को खत्म कर दिया। देश की राजनीति में मुद्दे होने चाहिए शिक्षा के, स्वास्थ्य के, पर्यावरण के, बढ़ती जनसंख्या के, बेरोजगारी के। भाषण देने का मंच छोड़िए, आप कुछ भी बोलेंगे, भाषण देने का मंच है क्या? आप मुद्दे पे बात बोलेंगे तो हम जो है भाषण देंगे। आपके पास है कोई जवाब? ये क्लास नहीं है, आप प्रोफेसर, आप ये प्रोफेसर वाली क्लास नहीं है, ये डिबेट हो रही है यहाँ, और डिबेट आधारहीन नहीं हो सकती, मुद्दों पे डिबेट होती है। आप बताइए, भ्रष्टाचार पे बात करो, आप महंगाई पे बात करो, भ्रष्टाचार लाया कौन? भ्रष्टाचार कौन? भ्रष्टाचार कौन लेके आया? भ्रष्टाचार पैदा किसने किया? कांग्रेस ने पैदा किया भ्रष्टाचार। आप बताइए, होगा ना, एक एक करके देखिए। आज भ्रष्टाचार क्यों जननी है कौन? भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है। होगी बात, मैं मान रहा, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है। आज आप मेरी बात सुनिए, कांग्रेस 9 साल से सत्ता में बाहर है, बिल्कुल बाहर रहेगी, काम करेंगे। 9 साल नहीं, अगले 20 साल रहेगी, अगले 20 साल रहेगी, और फिर आप भी बाहर जाएंगे, फिर आप भी बाहर जाएंगे। हम बाहर जाएंगे, ठीक है, ये जनता तय करेगी कौन अंदर रहेगा, कौन बाहर बात दंगों की हो रही है, तो ये भी समझना होगा ना कि दंगे कहाँ हो रहे हैं। एग्जैक्टली मैडम, मैं बताऊंगा। इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब था कि दंगे नहीं हो सकते देश में। आज मैं बता रहा, पिछले 3 महीने से ज्यादा समय मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, वहाँ की मणिपुर में ये ऐप चुप रहिएगा श्रीमान जी, आपने बोला, आपने किया, आप चुप रहिएगा, ऐप तो आपने बोया, कांग्रेस थोड़ी बोया, आप चुप रहिएगा। हरियाणा में दंगे हुए, आप तो सुनना पड़ेगा ना, सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये देश में दंगा कराने वाली पार्टी है। अब देश के लोग कहीं ना कहीं इनकी चाल को समझ चुके, और 2024 में इन्हें करारा जवाब मिलेगा। अब आपने बोल लिया, अब आपने बोल लिया। एक सीधा सवाल मेरा यहाँ पे संजय जी आपसे भी है, क्योंकि देखिए जब ये दंगों की बात होती है तो कहते हैं कि देखिए सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े की अगर नौबत आती है या चुनावों में सबसे ज्यादा हिंसा होती है तो वो पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहां पे होती है। ये कह रहे हैं कि देखिए सरकार की तो इसमें भूमिका रहती है और भारतीय जनता पार्टी कराती है। अब पश्चिम बंगाल में तो आपकी सरकार है। मौका मिला आधे घंटे बाद बात करने का आपसे। पहले मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं कि हमारे देश में विकास क्या क्या हुआ, फिर उसके बाद दंगे में भी आते हैं। अभी मोदी जी गए थे, अमेरिका गए थे, और वहां उन्होंने कहा कि हर सप्ताह हमारे यहाँ पे अब यूनिवर्सिटी खुल रहा है। लगभग हर सप्ताह का मतलब हो गया 50 यूनिवर्सिटी, लगभग 500 यूनिवर्सिटी खुल चुका होगा। हर तीसरे दिन लैब खुल रहा है, यानी कि 1000 लैब खुल चुका होगा। हर दूसरे दिन कॉलेज खुल रहा है, यानी 1500 कॉलेज खुल गए होंगे। हर 3 जो है ITI खुल रही है, इसका मतलब 3000 ITI खुल गए होंगे। हर साल IIT IIM बन रहा है, यानी कि लगभग 18 बन चुका है। जैसे दरभंगा में बना है, मदुरई में बना हुआ है, IIT IIM सब खुला हुआ है। लेकिन उसको दोबारा इंडिया के अंदर रिपीट नहीं किया मोदी जी ने। उसका उद्घाटन किसने किया? मतलब टोटल जितना भी है वहां पे तो सोच रहे झूठ बोल करके चले आएंगे, लेकिन इंडिया से सुनेंगे नहीं। वो अमेरिका वाले को बेवकूफ बना करके चले आएंगे, अपना विकास का ढोंढेरा पिट करके आए। ये है विकास इनका। इन्होंने कहा था काला धन वापस आएगा, कहाँ है? स्मार्ट सिटी कहाँ है? नमामि गंगे कहाँ है? सस्ता सिलेंडर कहाँ है? इन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ है? बुलेट ट्रेन के बारे में बात की थी, कहाँ है? किसान की आय दुगनी कहाँ होगी, कहाँ है? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, वो कहाँ है? हर घर
परिवार को घर मिलेगा कहाँ है, 35 रुपए का पेट्रोल मिलेगा कहाँ है। एक कोई बताते हैं कि हाँ ये अलग बात है कि 2014 के बाद जो पैदा हुआ है, मतलब जो लोग बहुत सारे लोग जो उनको लगता है कि 2014 के पहले हम लोग कपड़े नहीं पहनते थे, हम लोग केवल और केवल पत्ते पहन करके घूमा करते थे, वो अलग बात है। उनको लगता है कि पहली बार विकास हो रहा है, उनको दिखता होगा उनके घर के बच्चे सुरक्षित होंगे। हमारे बच्चे को तो आप लोग जो है कहीं दंगा फसाद और कहीं भी जय अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई इंग्लैंड में पढ़ रहा है, कोई जर्मनी में पढ़ रहा है, कोई सेक्रेटरी बन के बैठा हुआ है और कोई एमएलए एमपी बन के बैठा हुआ है, लेकिन हमारे बच्चे जो है वो सिर्फ और सिर्फ दंगों के भेंट चढ़ रहे हैं। तो ये है इनका एक हिंसा। वही मैंने पूछा आपसे, हिंसा की सबसे ज्यादा खबरें अगर ये आते हैं पश्चिम बंगाल से ही आती है, क्योंकि इनका एक रिकॉर्ड रहा है कि ये सिंपल वे से जहाँ पे इनके सत्ता नहीं बनती है वहाँ पे ये सब की घटनाएं होती है। ये बताइए चुनाव के समय क्यों होता है? चुनाव के समय होता है, रथ यात्रा, ये यात्रा में समय क्यों करते हैं ये क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोटों की पोलराइजेशन करवाने के लिए कर रहे हैं। और अब वहाँ की बंगाल की जनता भी समझ चुकी है और आपने देखा होगा कि बंगाल में इस तरह वोट प्रतिशत इनका धीरे धीरे गिरता चला है। नहीं, लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीती थी ना, लगता है ये आपको कि अब जो दिक्कतें हैं 2019 से लेकर 2023 में बहुत गंगा का पानी बह चुका है। अच्छा, बार बार हम उस पुरानी चीजों को रिपीट करके नहीं लाना चाहते। नहीं तो आप मानते हो ना गंगा साफ हो गई? आप मानते हो ना गंगा साफ हो गई ना? आप मान रहे हो इस बात को? गंगा साफ हो गई लगता है गंगा का मतलब जो है आप समझिए नहीं। आपने कहा ना कि 2000 गंगा का पानी का गंगा साफ हो गई, बात मान रहे हैं ना आप? बस आगे देखिए। और फिर लैब कहाँ है सर? कहाँ है यूनिवर्सिटी? कहाँ है IIM? IIT? कहाँ है कॉलेज? ये बताइए। फिर गंगे में आके रुक गए। बाकी तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। आपका चश्मा मुझे लग रहा है कि आपके चश्मे में धूल कुछ ज्यादा लगी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके चश्मे में नजर क्यों नहीं आ रहा आपको? मोदी जी ने देश के अंदर रिपीट क्यों नहीं किया? कहाँ है दरभंगा में? मुझे दिखा दीजिए IIM कहाँ खुला हुआ है, किस जगह पे है, किस जगह पे है दरभंगा? मेरा कोई वहाँ आना जाना है काफी। कहाँ है? आप लोग क्या बात कर? ठीक है, देखिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी जो है प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया के अंदर आप कुछ भी बोलेंगे सोशल मीडिया में उसका तुरंत रिप्लाई आ जाता है। तो आप झूठ बोल करके इस देश में आप जा नहीं सकते। आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे आप युवाओं को बरगला नहीं सकते। आप युवाओं को समझा रहे हैं आपको। यही तो इतनी देर से 1 घंटे की डिबेट में यही समझाना चाह रहे हैं आपको हम कि अब जनता को बहकाया नहीं जा सकता। आप एक आंकड़ा सुन लीजिए, आखिरी आंकड़ा सुन लीजिए। मेरे मित्र मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अब जनता को बहकाया नहीं जा सकता। 5 सेकंड में पूरा करिए जल्दी से। आखिरी आंकड़ा मैं बता रहा हूँ जल्दी। 2018 में मोदी जी सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आखिरी डाटा हम तक नहीं पहुंच पा रहा आपका। खैर मुले साहब सीधा रुख में आपका 2018 ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। मेरे आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही, बताइए। 2018 में मोदी जी 75% देश के अंदर राज कर रहे थे। अब धीमे धीमे आंकड़ा 42% में आके गिर गया है। अब आप समझ जाइए कि मैंने कहा था गंगा से बहुत पानी बह चुका है, ये है पानी बह चुका है। ठीक है मुले साहब, सवाल इस बात को लेकर भी है। देखिए अजीत पवार के जाने के बाद क्या एक पार्टी में जो बिखराव की स्थिति थी उसके बाद गठबंधन में शामिल होने से क्या लगता है कि कुछ हद तक मजबूती मिली एनसीपी को भी? मोले साहब देखिए, जो हो गया वो हो गया। अजीत पवार जी ने जो अपनी भूमिका ली है उसके लिए उनको हम शुभेच्छा देते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि आने वाले 2024 का जो चुनाव है वो पूरे इंडिया के माध्यम से लड़ना है और उसकी बैठक 31 अगस्त को मुंबई में हो रही है। और ये जो आपने डिबेट में इतनी चर्चा की है, ये इंडिया उसका जवाब तो जरूर मांगेगी और आपको पता चलेगा ये जो 2024 में जो चुनाव है वो उसमें इंडिया जीतेगी। शरद पवार की भूमिका क्या रहेगी इसमें? शरद पवार की भूमिका इंडिया के साथ ही रहेगी। ये मैं पहले से कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, आगे भी कह रहा हूँ। नहीं, बीच में ये भी आवाज उठने लगी थी कि सबसे दिग्गज और सबसे वरिष्ठ नेता शरद पवार है, तो उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ा जाए। तो क्यों ना बढ़ा जाए, क्यों ना बढ़ा जाए। और उन्होंने कहा है कि अभी
जो इंडिया, पहले तो हमारा लक्ष्य है कि बीजेपी को हराना है। वो हारने के बाद, यानी कि हराने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। उससे पहले कौन घोड़े पे बैठेगा ये सवाल नहीं है। हमें जो घोड़े पे बैठा है उसको उतारना है। नहीं तो जो 10 साल से घोड़े पे बैठ के जो सवारी कर रहे हैं लोगों के, जनता के पैसों के माध्यम से, उसको घोड़े से उठाना है। फिर बाद में देखेंगे हम किसको घोड़े क्या पे लगता बिठाना है है। ये एकजुटता के साथ जो 26 विपक्षी दल आप लोग एकजुट हुए हैं उसके साथ ही मुमकिन है? जरूर मुमकिन है, इसलिए तो हम लोग आए आके। ठीक है। त्रिपाठी जी, ये सीट शेयरिंग का एक क्या फॉर्मूला रहेगा सर, जिसके बिहाफ में सीट शेयरिंग होगी? मैम, आप तो बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, समय का थोड़ा सा ध्यान रखें। सभी जो आपके यहाँ पैनल में हैं, बिल्कुल सबको बराबर का समय दे। आप बिल्कुल किसी को ज्यादा देती, किसी को कम जी जी देती। जी जी, नहीं बिल्कुल, किसी को सुनने नहीं पसंद करती। नहीं ऐसा नहीं है सर, आपको तो बताइए, बिल्कुल टाइम नेहा जी, मिलता है। बताइए। मैं बैठ के देख रहा हूँ ना। सीट शेयरिंग कैसे होगा? 2 मिनट मुझसे आपने लिया है, कितना समय क्यों हम देंगे? ठीक है, बताइए सीट शेयरिंग कैसे होगा सर? क्या कह रही, पूछ रही, बताइए। सीट शेयरिंग कैसे होगी, इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? ये तो बड़ा आसान सा तरीका है। हाँ। सीट शेयरिंग, जो दल जहाँ पे ज्यादा संख्या में है, हाँ। उनकी जहाँ पे ताकत ज्यादा है उनको ज्यादा सीट शेयर मिलेगी। हाँ। जिसकी ताकत कम है उसको कम मिलेगी। ये तो खुला हुआ किताब है ना। भाई, जो गठबंधन बनेगा, कि ऐसा नहीं कि जो 100 नंबर पाया है वो उसको हम 10 नंबर दे देंगे। तो 100 नंबर वाले को 100 नंबर देना पड़ेगा। तो ये तो सेट शेयरिंग में बड़ी आसानी हो जाएगी, सब लोग मिल बैठ करके उसको तय कर लेंगे। और हमारी जो अगली लड़ाई होगी 1 to 1 होगी, एक के खिलाफ एक होगा। दूसरा मैं चाहता हूँ, मैं आपको इस थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने 3 मुद्दों को सेट किया है अगले 2024 का चुनाव। भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है, और तीसरा तुष्टीकरण। तो भ्रष्टाचार में तो सबसे बड़ा मुद्दा है जो अजीत पवार जी के बारे में भोपाल में जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, कौन सी ऐसी मशीन लाके लगा दी कि अजीत पवार को वहां भ्रष्टाचारी कहा और उसके बाद अपने साथ सत्ता में। दूसरा सवाल है परिवारवाद का। तो भाजपा के गठबंधन में बहुत से ऐसे दल हैं जो परिवारवाद से ग्रसित है। पहले ये मैं आपके नेहा जी बताना चाहता हूँ, जिसका घर खुद शीशे का होता है वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकता है। तो प्रधानमंत्री को पहले अपने दामन को देखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को, कि उनके यहाँ परिवारवादी पार्टियां कितनी है। मैं उसको गिनाना चाहता हूँ, अपना दल परिवारवादी है। दूसरा है आपका एलजेपी है, परिवारवादी पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम जो निषाद पार्टी है और राजभर पार्टी, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो इस तरीके से परिवारवाद से ग्रसित है। और उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखें नेहा जी, तो वहाँ पे तो नाती और पोते तक को सत्ता में लाया जा रहा है। तो ये परिवारवाद को तो पहले अपने घर की सफाई करना चाहिए। चलिए ठीक है, पहले अपने कुर्ते को देखना चाहिए। परिवारवाद की डेफिनेशन आपने समझी नहीं। परिवारवाद की डेफिनेशन क्या है? मैं समझाऊंगा परिवारवाद की डेफिनेशन आपको। नहीं, मैं समझाऊंगा जरा। परिवारवाद की परिभाषा नहीं, आप परिवारवाद की परिभाषा ये है कि लालू जी थे तो लालू जी का बेटा बनेगा, मुलायम सिंह यादव थे तो अखिलेश यादव बनेगा। ठीक है, आप ये देखिए कि जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वहां पर उन्हीं के परिवार का व्यक्ति ही डायरेक्टर बनेगा। ये पहली ऐसी पार्टी है कि जहां संवैधानिक तरीके से चुनाव होने के बाद अध्यक्ष चुना जाता है। आप जिस कांग्रेस की बात, हमारे डॉक्टर साहब 1 घंटे से बीपी बढ़ाए बैठे हैं, उसकी बात यह है कि 37 साल बाद कहने के बाद खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया गया। परिवारवाद की बात बता रहा, जरा 1 मिनट सुनिएगा श्रीमान जी। सुन नहीं पाओगे। पीयूष गोयल कौन है ये पता करो, धर्मेंद्र प्रधान कौन है ये पता करो, अनुराग ठाकुर कौन है ये पता करो, पंकज सिंह कौन है ये पता करो, वरुण गांधी कौन है ये पता करो। नहीं तो क्या इसमें डिसाइड ये हो जाएगा कि परिवार में कोई था तो दोबारा वो राजनीति करेगा? नहीं, क्या परिवारवाद माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ आप लोगों को। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।